ओके, तो हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की बुक आपके सामने है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिक्योरिटी लॉ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सिक्योरिटी लॉ एंड द चैप्टर नेम इज SCRA। आपने ये नाम पहले भी सुना है। एंड टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन आई सेड, इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया था दैट योर सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट जो है वो तीन चीजों पे चलेगा। देयर आर 3 एक्ट्स। नंबर 1 SCRA, सेबी, डिपॉजिटरी। 3 एक्ट्स के हिसाब से चलेगा ये एक्ट आपका। तो हम सबसे पहली एक्ट करते हैं। मोस्ट सिंपलेस्ट एक्ट है ये, आपकी सबसे इजी एक्ट है और एग्जाम के लिए भी थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बट नॉट एज कंपेयर टू सेबी बोलूं या फिर आपका डिपॉजिटरी, थोड़ा उससे कम वेटेज रखती है। इजी ज्यादा है इसलिए। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन गिवन रहेगा आपको। SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट देयर आर सर्टेन फ्यू डेफिनेशंस। उन डेफिनेशन में से एक दो डेफिनेशन 2 मार्क्स में कई बार एग्जाम में आई हुई है। ठीक है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज, हाउ टू गेट द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, देन व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की क्या क्या पार्ट है, किस समय खुलेगा, किस समय बंद होगा। फिर हम आएंगे सेबी के ऊपर। जो सेबी जो है मोस्ट प्रोबेबली शायद हम आज ना कर पाए, अगर करते हैं तो थोड़ा सा सेबी हल्का सा हो पाएगा हमारा। दैट इज सेबी क्या है, सेबी की पार क्या क्या है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज रिलेटेड टू सेबी, सेबी की कैसे लिस्ट करवानी सिक्योरिटीज को, इस बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी से, हमेशा जब भी क्लास स्टार्ट करें, व्हेनेवर यू गेट द बुक स्टार्ट रीडिंग द इंट्रोडक्शन की। चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पूरे बुक पूरे चैप्टर का समरी है ये। जल्दी से रीड करो इसे। पढ़ लिया क्या कह रही। SCRA एक्ट है जो बेसिकली हमारी सबसे पहली फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्ट आई थी, हमारी सबसे पहली एक्ट है ये इंडिया की, रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। 1956 में आई थी ये और एप्लीकेबल इफेक्टिव हुई थी 20 Feb 1957। एंड उस वक्त ये होल टाइम पूरे के पूरे भारत पे जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट उस वक्त भी नहीं था और आज भी नहीं है। इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और यू कैन से इट्स एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सक्लूडिंग POK। ठीक है। व्हाट इज द एक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट? बहुत इजी है। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वी विल गिव टाइम टू दैट, उस पर समय लगाएंगे हम। ठीक है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? बेसिकली एक्ट वाज इनेक्टेड फॉर द पर्पस सो दैट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन और जो 420 के केस फ्रॉड्स होते थे उनको थोड़ा सा कम करने के लिए, इन एक्ट्स में जो फ्रॉड के केसेस थे उनको कम करने के लिए, एंड टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट वाज इज टू, ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, फ्रॉड को डिक्रीज करने के लिए, और दूसरा रूल्स रेगुलेशन के। ये एक्ट आई थी। ठीक है। ये एक्ट एप्लीकेबल कहां है सर? ये एक्ट एप्लीकेबल है होल इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंडिया के अंदर ये एक्ट एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू डेफिनेटली इंडिया, होल इंडिया में किसके ऊपर है सर? सिटीजन के ऊपर आती उन्हीं के लिए, प्लस एक्स्ट्रा किसके ऊपर है? गवर्नमेंट पे भी उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी ये सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है। सिटीजन, गवर्नमेंट एंड एनी कन्वर्टेबल बॉन्ड, शेयर वारंट और ऑप्शन शेयर वारंट। ये जो शब्द है थोड़े से जार्गन स्पेसिफिक टू दिस एक्ट है, ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो बेसिकली, क्योंकि पहला चैप्टर है तो बेसिक डेफिनेशंस आपको बताई जाती है इसके अंदर।
क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है? सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिक्योरिटी? सिक्योरिटी शब्द का क्या मतलब होता है, हमें ये समझना है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, जब भी मैं वर्ड यूज करूं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी वर्ड किन किन चीजों को इंक्लूड करता है? सिक्योरिटी वर्ड इंक्लूड करता है शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल। मार्केटेबल मतलब ऐसी चीज जो खरीदी या बेची जा सकती है, लाइक नेचर अदर एक्सेट्रा। सिंपल है ना ये? लास्ट क्लास में हमने जब प्रोडक्ट्स पढ़े थे तो उसमें ये चीज आ गई थी। डेरिवेटिव आपको अभी नहीं पता, वैसे मैं बताऊंगा आपको डेरिवेटिव क्या होता है फ्यूचर के अंदर। डेरिवेटिव भी इसमें इंक्लूड होता है, एंड सिक्योरिटी रिसीट। यूनिट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट स्कीम, किसी और इन्वेस्टमेंट स्कीम की यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ एनी सच इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा ऑफ म्यूचुअल फंड, तो मतलब यहां लिख सकते हो आप म्यूचुअल फंड भी सिक्योरिटी के अंदर ही इंक्लूड होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट की खुद की सिक्योरिटीज भी इसके अंदर आएगी, एंड सच अदर इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा लिख सकते हो, एक्सेट्रा। क्या राइट शेयर आएंगे इसमें? राइट शेयर, क्या राइट शेयर एक सिक्योरिटी होती है? राइट शेयर, बोनस शेयर आने चाहिए ना दोनों, तो दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन सिक्योरिटी बहुत इजी है। तो क्यों मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, तो आप समझ सकते हो इसमें बेसिकली कुछ इजी सी चीजें सिक्योरिटी क्या है वो आप बता सकते हो। सेकंड आता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, यू आर एक्सपर्ट फॉर दैट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको अच्छे से पता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑफर प्लस promise plus offer plus acceptance is equals to promise, promise plus consideration is equals to agreement, agreement plus लीगैलिटी इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ये ऊपर की सारी चीजें तो ऑफर ऑफर तो बना हुआ होगा। कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू सेल परचेज ऑफ खाली, मतलब इस पूरे सब्जेक्ट में जब भी हम वर्ड पढ़े कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट, तो किस चीज के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है? ये आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आया हुआ है। 2 बार क्वेश्चन, 2 से 3 बार आया हुआ है इनफैक्ट ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में। व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी, व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉट डिलीवरी? डिलीवरी का क्या मतलब है, और फिर आता है स्पॉट डिलीवरी का क्या मतलब है। तो ध्यान से सुन लो, खाली वन वर्ड में इजीली समझ आता है। डिलीवरी मतलब इफ आई हैव बॉट शेयर्स फ्रॉम यू एंड पेड यू द अमाउंट, इट इज डिलीवरी ऑफ कैश, मैंने आपको पैसा दे दिया है। And in return, when you deliver the share or securities, then it is delivery of security. Hold on, इसमें एक बीच में एक चीज और बतानी है। जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कोई चीज सेल परचेज करते हैं ये, तो ये डायरेक्टली इसको सिक्योरिटी और ये डायरेक्टली इसको पैसा नहीं देते, बीच में एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि when the funds are with the mediator intermediary and when the delivery of securities are given to intermediary, it is delivery। ठीक है, एक डिलीवरी तो ये होती है, दूसरी डिलीवरी होती है कि जब इंटरमीडिएटरी एक्चुअल बायर को सिक्योरिटी दे दे, तो वो भी एक डिलीवरी है। क्लियर? अच्छा, अभी इसमें क्या रहेगा, सुनो ध्यान से। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉट डिलीवरी? स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच प्रोवाइड्स फॉर, तो स्पॉट डिलीवरी जो आप समझते हो वो स्पॉट होती है। कौन सी समझते हो आप? कि सर इधर पैसा दिया इधर शेयर लिए। स्पॉट डिलीवरी मींस अ डिलीवरी व्हिच इज मेड ईदर ऑन द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑन द मैक्सिमम ऑन नेक्स्ट डे, आजकल वाली चीज। ऐसा नहीं हो सकता ना। स्पॉट किससे समझोगे? ऑन द स्पॉट वर्ड का मतलब यहाँ का ऑन द स्पॉट, बट अपना स्पॉट बहुत ज्यादा लिटरल चले गए तो इधर उधर की इधर सिक्योरिटी, ये पैसे ये सिक्योरिटी ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं। एक दिन का समय मिल जाता है इसमें, ऐसा नहीं। ठीक है, तो पढ़ के देखो जल्दी से। क्या मतलब है? देखो, डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज एंड पेमेंट ऑफ प्राइस ईदर ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे। तो आपने एग्जाम के लिए क्या समझना है? when the delivery of security is made and when the price for such security is paid. Easy language, delivery of security is made and the price for security is paid. Either on the same day
और मैक्सिमम बाय नेक्स्ट डे। आ जाएगा समझ इतना? अच्छा, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक प्रॉब्लम बताई थी सब्जेक्ट की, क्या थी? लेंथ। आपको 2 नंबर में एक सवाल आएगा, व्हाट इज स्पॉट डिलीवरी। तो ना अपना मन भी एक अंदर गिल्टी फील होती है कि 2 नंबर में लाइन तो 1.5 लिखी है हमने, कम से कम आधा पेज तो होना चाहिए ना। तो उस केस में क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, ये मिस्टर एक्स, आई अश्योर यू थ्रू आउट द सब्जेक्ट मीनिंग आपको मैं सिखा दूंगा, मेरा काम है, ठीक है। आपका इस सब्जेक्ट के लिए आपका काम है उसको लेंथ बनाना। मीनिंग मैं समझा सकता हूं, इंग्लिश लिखना मैं कैसे समझा, ठीक है। तो मीनिंग समझ आ गया। स्पॉट का मतलब हिंदी में सब आएगा आपको, एंड ऑफ द डे हिंदी में सब आएगा आपको, बट द ओनली प्रॉब्लम विल बी लिखूं कैसे मैं, सर लेंथ कैसे बनाऊं। हिंदी में अगर पूछूं स्पॉट डिलीवरी क्या है, आता है कि सर पैसा दे, शेयर ले, मैक्सिमम आज या कल के अंदर, बात खत्म। अच्छा, फिर उसके बाद द एक्चुअल पीरियड टेकन फॉर द डिस्पैच, ये कुछ नहीं है, वैसे लिखा हुआ है, एक्चुअल पीरियड टेकन फॉर द डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटीज और द रेमिटेंस ऑफ मनी देयरफॉर बीइंग एक्सक्लूडेड, मतलब जो समय कोरियर का टाइम है, पैसा कोरियर या बैंक का एनईएफटी आरटीजीएस का जो टाइम है, कि सिक्योरिटीज पहले कोरियर, पहले शेयर फिजिकल होते थे, इलेक्ट्रॉनिक अब होने लगे हैं। फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक समझते हो? फिजिकल मतलब पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सीधा आपका बैंक में जैसा पैसा क्रेडिट होता है वैसे जाता है। तो पहले होते थे फिजिकल। तो बोला गया कि जब पैसा भेजने का समय और जो कोरियर का समय, वो टाइम इस डिलीवरी टाइम में इंक्लूड नहीं हो। क्लियर? तो ये स्पेशल नोट है, तो ये भी आपके लिए लेंथ का एक पार्ट बन सकता है। बात तो इतनी बोली है, बट इसको बड़ी लंबे तरीके से बना के लिखा गया है। तो यू विल अंडरस्टैंड, जैसा बुक को आपको मिलेगी जो, उसमें जो लिखने का तरीका है, आपने इस बुक के अलावा एक वर्ड भी बाहर से नहीं पढ़ने की जरूरत। आई एश्योर यू दैट पूरा पेपर, जो अभी भी पेपर देके बच्चे आए, वो सभी ने यही बोला है, 100% पेपर आपका ही बुक में से था, ठीक है। तो पूरा आपको इसी में से मिलेगा। आपको कोई भी मॉड्यूल वॉड्यूल दो सपोर्ट के लिए हम ले सकते हैं, बट एट प्रेजेंट बुक्स काफी है आपको। तो जो फॉर्मेट यहाँ रहे वो फॉर्मेट एज इट इज लर्न करो, इसको सुपर समराइज मत करना। ये मैंने ऑलरेडी आपको मॉड्यूल को समराइज करके दी है, डोंट मेक इट सुपर समराइज, मार्क्स सुपर समराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा, वर्ड क्या था, ये मीनिंग है इसका कि आने जाने का, कुरियर का टाइम हटा देना। उसको क्या लिखा, द एक्चुअल पीरियड टेकन फॉर द डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटीज, अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ राइटिंग। हम क्या लिखते, टाइम टेकन फॉर कुरियर शैल बी एक्सक्लूडेड, और उसको भी छोटा कर देते, ठीक है। द एक्चुअल पीरियड टेकन फॉर द डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटीज और द रेमिटेंसेस ऑफ मनी therefore through the post being excluded from the computation of the period aforesaid, full stop, ठीक है। बात तो हमारी और इनकी एक ही है, पर ये 3 लाइन में चला गया। ये आर्ट ऑफ राइटिंग है, ठीक है। इफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट रिजाइड इन द सेम टाउन और लोकेलिटी, वैसे इसकी बकवास है लास्ट वाली लाइन, लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये लेंथ के लिए, इफ द पार्टी डू नॉट रिजाइड इन सेम लोकेलिटी और एक्सेट्रा। समझ आ गया क्या करना, ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय द डिपॉजिटरी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियल ओनर टू द अकाउंट ऑफ अनदर बेनिफिशियल ओनर व्हेन सच सिक्योरिटीज आर डेल्ट विद बाय द डिपॉजिटरी। मतलब डिलीवरी क्या होती है और एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है। डिलीवरी का मतलब, एक्चुअल डिलीवरी का मतलब आजकल वाला, और ये नीचे डिलीवरी का मतलब बताया कि जब डिपॉजिटरी, जहां आपकी सिक्योरिटीज पड़ी है, वहां मिस्टर एक्स की डिपॉजिटरी से मिस्टर वाई की डिपॉजिटरी में चली गई। भाई पैसा क्या ट्रांसफर होता है, आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में आया तो ही तो वो ट्रांसफर माना जाएगा, बस उसको बना के लिखा हुआ। सो ये आपको 2 नंबर में आ जाता है। तो कैसे लिखेंगे आप, व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉट डिलीवरी। और भी टाइप की डिलीवरी होती है, इसमें से एक बताई हुई, और बहुत सारी डिलीवरी की टाइप है। तो व्हाट इज स्पॉट डिलीवरी, लेंथ बना के। स्पॉट डिलीवरी वैसे 1 लाइन में बोला जाए तो क्या है, when the funds or the payment of security is being made and the securities delivery is being provided on the same day, और बाकी आगे दिन हटाने और वो सब। क्लियर, दिस इज डिलीवरी, स्पॉट डिलीवरी की डेफिनेशन है। क्लियर, ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज, जो वैसे मैं आपको
पहली क्लास में बता चुका हूं, बट इसमें एक वर्ड आ गया डीम्यूचुअलाइजेशन, ठीक है, उसको पढ़ना जरूरी है। इसके ऊपर इसको 5 नंबर में भी पूछ रखा है। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट कि हमारी बुक में लेंथ कम है, मॉड्यूल में भी ऐसा ही है ये, ठीक है, ठीक है। डीम्यूचुअलाइजेशन 5 नंबर में भी आया हुआ है और इतना मुश्किल है कि बच्चे लिख नहीं पाते इसको, ठीक है। वो सिंपल वर्ड में मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। डीम्यूचुअलाइजेशन रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनटू प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी। ये इतना सही है इसका मीनिंग, तो मतलब अगर बोला जाए एक्चुअल मीनिंग यही है। अब ये है क्या, मैं बताता हूं। होता क्या था पहले जमाने में, जब स्टॉक एक्सचेंज बनते थे ना, तो वो एनपीओ होते थे, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और उसके मेंबर्स होते थे। मतलब जैसे हम 10 जनों ने मिलकर एक स्टॉक एक्सचेंज बना लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक एक्सचेंज। बट ये झूठ बोला जा रहा था, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज तो प्रॉफिट कमाता है, वो सोशल सर्विस के लिए नहीं बैठा है। क्या स्टॉक एक्सचेंज आपसे मेंबर बनने के पैसे ले रहा है? चलो वो एनजीओ भी लेता है, आपने भी ले लिया, कोई बात। क्या एवरी ट्रांजेक्शन आप उनसे पैसे नहीं ले रहे? सेल परचेज ले रहे हो ना, तो कहां से आप सर सोशल सर्विस कहां से कर रहे हो? आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना। नहीं तो बॉम्बे या मुंबई में या फिर सब जगह पॉश इलाकों में आप कितनी जबरदस्त बिल्डिंगें खरीद रहे हो, इतने लाखों रुपए की सैलरी बांट रहे हो, आप कैसे हो रहा है ये सारा, ठीक है। तो इट इज नॉट अ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट पहले बने हुए थे। तो कहा गया कि जो पहले एनपीओ के तौर पे बने हुए, उनको कन्वर्ट करके क्या बना दो अभी, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या है, डीम्यूचुअलाइजेशन। इसके साथ एंड, एक और वर्ड है एंड। अर्लियर इट वाज मेंबर बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज, अर्लियर इट वाज मेंबर बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज। नाउ डीम्यूचुअलाइजेशन के अंदर इस मेंबर बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज को कन्वर्ट करके शेयर होल्डर बेस करो। समझो, फिर से बताता हूं। मेंबर बेस में क्या हुआ, मेंबर बेस में हुआ कि हम 10 लोगों ने मिलकर बनाया, हम 10 लोग इसे चला रहे हैं, हम ही गवर्निंग बॉडी है और हम ही लोगों का खून चूस रहे हैं, और जो हमारा मन कर रहा है हम वो इसके अंदर काम करते हैं। फ्रॉड भी हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि क्लोजली हेल्ड नहीं हो गया, कुछ ही लोग चला रहे हैं इसे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर बेटर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो इसमें शेयर होल्डर डालने चाहिए आपको। समझो, शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में, तो क्या आपको उन शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है पूरे साल का कि इतना कमाया, इतना लगाया, प्रॉफिट एंड लॉस पे? ये 10 लोग तो किसी को नहीं बताते। तो डोंट यू थिंक इसको मेंबर बेस से शेयर होल्डर बेस करने पे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी? सर देखो, 1950-60 के करीब कुछ चंद लोग मिलकर बनाया, और उसमें चंद से भी चंद लोग उसमें डील करते थे। खाने को पैसे नहीं थे हमारे पास, काम इन्वेस्टमेंट करते, और अंग्रेज हमारे में करेंगे नहीं। अब तो वो भी कर रहे हैं। हम खेती बाड़ी करते थे, स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत दूर की बात है। कुछ पढ़े लिखे लोग थे हमारे पास, वो थोड़ा बहुत काम करते थे, गवर्नमेंट ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। कर लो, जो तो प्राइवेटली बनाए हुए थे करते रहो। धीरे 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 इसका साइज बढ़ा, गवर्नमेंट को लगा ये रेवेन्यू का एक एरिया है हमारा, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, ये सब है, ये भी हमारा एक एरिया है, आ जाओ ले लो इसको अपने पास। रेलवे हुआ, बिजली हुआ, ये भी तुम हमारे हो। अब तो इसको हमारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधा तो हम कह नहीं सकते, ठीक है, क्या करें, शेयर होल्डिंग बनाओ। शेयर होल्डिंग बनाएंगे तो हम पैसा लगाएंगे, हमारा है। कितना आपका 10 करोड़ लगाया ना, 6 करोड़ हम लगा देंगे। 51% मेरा, 51 मेरा, तो मैं क्या बन गया, मेरा चलेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। और क्यों? क्योंकि तुम सबसे, और क्यों चाहिए ट्रांसपेरेंसी? गवर्नमेंट ने अच्छा भी किया। क्यों चाहिए ट्रांसपेरेंसी? एक चीज बताओ, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा किसका लग रहा है? क्या वो 10 लोग उस पैसे को लेके भाग सकते हैं? क्या आज की डेट में अरबों खरबों ट्रिलियन डॉलर्स इसमें पैसा नहीं लगा हुआ? डोंट यू थिंक वो चूना लगा के जा सकते हैं? तो डोंट यू थिंक दैट देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी? यहां पर ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी था, और प्राइवेटली हाथों में इतना बड़ा बिजनेस गवर्नमेंट देना नहीं चाहती। तो अभी इसको ध्यान से दोबारा पढ़ो। डीमोनेटाइजेशन रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनटू ए प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी। तो ये किससे क्या बन गया? सही है, पहला डीम्यूचुअलाइजेशन का एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन अदर वर्ड्स एन एसोसिएशन दैट इज, एसोसिएशन मतलब मैंने क्या कहा, कुछ चंद लोगों ने मिलके बनाया था ये एसोसिएशन, दैट इज म्यूचुअली ओन्ड बाय, मैंने क्या कहा, कुछ लोगों ने मिलकर वैसे ही बना लिया था।
members converts itself into an organization that is owned by shareholder. तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसका? मेंबर बेस से आप किस पे आ जाओ? क्लियर है? कैन यू राइट व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नाउ? 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग थोड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे और भी थोड़े वर्ड सीखते जाओगे, थोड़े और वर्ड सीखोगे तो धीरे धीरे बनेगा। बट जो मैं बताता जा रहा हूं पॉइंट्स जो है वो बनाते जाना। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, जहां जहां गलतियां होती है, बच्चे कहां कमजोर रहते हैं, वो मैं शेयर कर सकता हूं। ठीक है, तो वो गलती अगर आप रिपीट ना करो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे, बाकी अगले अटेम्प्ट में आप खुद एक्सपीरियंस हो जाओगे। जो साफ सी बात है, जो भी बच्चे फेल होते हैं, वो कई बच्चे तो कहते हैं भाई सर की वजह से, ठीक है, या तो टेस्ट नहीं लिए, या ये नहीं वो नहीं, रिवीजन क्लास नहीं। घर पे तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो वो क्या बोलते हैं उसको, क्या मारते हैं, ठीक है, वो एक हार्मनी नहीं रहती घर में, फिर माहौल अच्छा नहीं रहता। ठीक है, घर पे तो किसी के ऊपर तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा ना। तो क्योंकि मैं और पेरेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, कई बार हो जाता है पेरेंट्स आके पूछ लेते हैं सर आपने टेस्ट नहीं लिए, ठीक है, फिर हमें मजबूरन उनको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप सारे दिखाने पड़ते हैं कि देखिए सर नंबर ऑफ टेस्ट आर देयर, और आपके प्रिय बच्चे की अटेंडेंस देखो। अब फिर मुझे उसके साथ एक्स्ट्रा और जोड़ना पड़ता है कि क्लास में कितने दिन आया था वो देखो अब आप। ठीक है, एक था स्टूडेंट अभी आप ही के बैच का था, बहुत पढ़े उसके उस दिन, ठीक है, यहीं पे तो घर वालों को बताते नहीं, वो तो अभी भी फाउंडेशन की क्लासेस में आ रहा है, आज तक भी आ रहा है वो। ठीक है, जिस दिन आया था उस दिन की उसके फादर ने कहा कि सर कल क्लास आपने जल्दी छोड़ दी थी। मैंने कहा तो 1.5 महीने से छुट्टियां चल रही है, तेने रोज छोड़ के जा रहा हूँ उसको ऑफिस जाते हुए इंस्टीट्यूट के नीचे। ठीक है, तो वो एक आप धोखा किसको दे रहे हो? आप अपने आप को दे रहे हो क्या? मतलब क्यों क्यों रहे हो ऐसा माँ बाप के साथ, समझ नहीं आता। ठीक है, एक एंजॉयमेंट अलग चीज है, ये सब चीजें तो गलत है ना। तो फेल होने के तरीके, पास होने के तो सभी को पता ही है, फेल होने के तरीके बता देता हूँ। टेस्ट नहीं देना, रिवीजन क्लासेस में नहीं आना, और अपना बैकलॉग बढ़ाते रहना, बैकलॉग, और सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं बनाना। बहुत बड़ी गलती जो होती है हमारी तरफ से कि आपको रिटन नोट्स देते हैं हम, बट हमारी मजबूरी है क्योंकि बुक्स इतनी ज्यादा है और कुछ बच्चे लिखने में भी गलतियां करते हैं, उनको लैंग्वेज चाहिए होती है तो हमें नोट्स देने पड़ते हैं। पर नोट्स देते ही बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसमें लाइनें खींचने शुरू, आप में से भी बहुत होंगे ऐसे, नोट्स आए और लाइनें खींचने शुरू। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं वो ट्राई करते हैं सब कुछ लिख लें, सब कुछ गलत सही जो भी है, एंड दे क्लियर। वो सब कुछ लिखने वाली सिस्टम अच्छा है, मेमोरी स्ट्रांग रहती है। और आप, मैं क्या बोल रहा हूं वो मेरी भावना है, वो मेरी फीलिंग्स है, वो मेरी समझ है। आपको क्या समझ आया, वो क्या चीज क्लिक करती है, वो आपकी फीलिंग है, आप उसको अपनी कॉपी में लिखते हो। तो जब आप पढ़ते हो उसको 2-2.5 महीने बाद, ठीक है, तो वो टाइम एज इट इज क्लास विजुअलाइज होती है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग। ठीक है, पेन भी बहुत सस्ते हैं, पेपर भी बहुत सस्ते हैं, ठीक है, सस्ती नहीं है तो मेहनत नहीं है जो आपको करनी चाहिए। तो अभी कर लो, पहले अटेम्प्ट में पास हो, अदरवाइज पास तो होना ही है, इसमें नहीं तो अगले में, उसमें नहीं तो उससे अगले में होना है, करियर तो बनाना है। बेटर है आप कौन सा रास्ता चूज करते हो, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में मैं हेल्प कर रहा हूं, दूसरे में मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दूसरों की हेल्प करोगे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर करके। ठीक है, तो ढंग से नोट्स बनाओ, क्लियर। और इस सब्जेक्ट में चाहिए, लेंथ नहीं बनेगी। 5 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आप कितने में निपटा दोगे? व्हेन द एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज कन्वर्ट एज अ एनपीओ इनटू कंपनी, दैट इज टू से दैट मेंबर बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू शेयरहोल्डर बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर फट्टे मारेंगे बिकॉज देयर इज अ ह्यूज नीड ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इट वाज ओन्ड बाय द प्राइवेटली पीपल, सो माय सर टोल्ड मी दैट ऑफ कोर्स देयर नीड टू बी। ठीक है, वो भी अपने ऊपर नहीं लोगे क्योंकि फट्टे मार रहे हो ना, सर ने कहा था। तो इसको थोड़ा ढंग से करो, प्रोफेशनल कोर्स है। ओके, सो नाउ एक और वर्ड है नीचे, पहले वो पढ़ना है। कॉर्पोराइजेशन क्या होता है? कॉर्पोरेटाइजेशन, जैसे एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है, सैलमन पहले क्या था? सैलमन पहले प्रोप्राइटरी कंसर्न था, फिर उसने कंपनी बना दी तो वो क्या हो गया? कॉर्पोरेट बना ना।
ठीक है, वैसे ही इसको उससे रिलेट करेंगे थोड़ा सा। Corporatization of stock exchange is the process of converting the original structure of stock exchange from non-corporate structure, non-corporate समझते हो ना, अभी कंपनी नहीं है, into a corporate structure. Is that simple word? सिंपल समझ आया? जो पहला कंपनी फॉर्म में नहीं था, converting itself into a company form. आगे ट्रेडिशनली सम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो मैंने क्या कहा, ट्रेडिशनली कैसे बने थे, कुछ लोगों ने मिला कि चलो ये काम करते हैं, लाइक बीएससी। हाँ जी, बीएससी भी ऐसे ही बना था। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज भी है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी है, जयपुर भी है, दिल्ली भी है, बॉम्बे, एनएससी सब है, बट चलते दो ही है, एनएससी बीएससी, बाकी सब बेकार है। चलता है अहमदाबाद भी है, बट कोई डील उसमें ज्यादा लोग नहीं करते, बहुत लोकल टाइप का है। BSc, ASc, etc. The corporatization of these exchanges is the process of converting them into a incorporated companies. So can I say simple one word answer is non corporate to किस में बना दिया, रजिस्टर्ड कंपनी में आ जाओ सर, क्योंकि हमारे पास कंपनीज एक्ट भी नहीं थी 1950 से 1956 के बीच में अपनी खुद की। हमारी पता ना, पहली क्लास ली ना, कौन सी 1913 चला रहे थे अंग्रेजों वाले। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम बॉडी स्टॉक एक्सचेंज। देखिए स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है। सो फार आई थिंक यू हैव ऑलरेडी, सो फार यू हैव अंडरस्टूड स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ठीक है, अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो कई बच्चों को कई बार सवाल आता है, सर बीओआई क्या होता है। जब मैं लिखवाता हूँ एओपी, बीओआई, लोकल एक्सेट्रा, तो एक सवाल आता है व्हाट इज बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो यहां पढ़ सकते हो आप, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक बॉडी है जो किसने बनाई है, इंडिविजुअल्स ने मिलकर बनाई है, इंसानों ने मिलकर बनाई है। एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो सवाल आता है कि सर अभी आपने कहा रजिस्टर्ड कंपनी, ये डेफिनेशन पुरानी है, ये डेफिनेशन पुरानी है कि स्टॉक एक्सचेंज चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो स्टॉक एक्सचेंज है। गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी हर एक चीज इस दायरे में आ जाए सो दैट उसको वो रूल कर पाए। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक एक्सचेंज के दायरे की डेफिनेशन में नहीं आया तो गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन किसके बना सकती है, खाली स्टॉक एक्सचेंज के। तो गवर्नमेंट ने एक ब्रॉडर फ्रेम बनाया कि सब कुछ इसमें आ जाए सो दैट कम से कम हम इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन अपने थोप सके, इंपोज कर सके। सो अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन और एंड डीम्यूचुअलाइजेशन अंडर द सेक्शन 4A एंड 4B। ये दोनों वर्ड आ गए ना, आप समझ। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इनकॉर्पोरेटेड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन और नॉट, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, आप इनकॉर्पोरेट हो नहीं हो, कॉर्पोरेट हो नहीं हो, डीम्यूचुअलाइज हो नहीं हो, आप क्या हो, स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप ये काम करते हो। अब बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आफ्टर 2013, सर इनको तो अगर 2013 में आप स्टॉक एक्सचेंज बने हो तो श्योरली क्या हो, कॉर्पोरेट। तो सर 1956 क्यों नहीं लिखा यहां पर, 2013, तो 1956 के अंडर भी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज बने थे जो नॉन कॉर्पोरेट में थे, 1956 में भी थे जो नॉन कॉर्पोरेट, क्योंकि 1956 उस वक्त की बात है जब हमारे पास इतना पैसा नहीं था और छोटे मोटे कुछ लोग मिलके बना देते थे। वो टाइम की बात है कि इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, इसलिए 1956 वालों को हम क्लियर चिट नहीं दे सकते क्योंकि उसमें मिक्स थे। 1956 में मिक्स थे, बट 2013 में कोई मिक्स नहीं है। 2013 में एक ही टाइप का स्टॉक एक्सचेंज बना है, कौन सा, कॉर्पोरेट ही बना है। बॉडी कॉर्पोरेट अंडर 2013 वेदर अंडर अ स्कीम ऑफ कॉर्पोरेशन डिमोनिटाइजेशन अदरवाइज। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर बिफोर और आफ्टर। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ, किस लिए काम क्या करते हैं वो, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग ऑफ, डीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो मुद्दा तो यहां है सर, मैटर तो ये है। हम ये लिख के आते हैं, जिसके मार्क्स 0 है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक अनपढ़ से अनपढ़ बच्चा भी लिख सकता है ये काम करता है, तो मार्क्स ऑब्वियसली किसके मिलेंगे आपको, एक्स्ट्रा काम के। ये वो बच्चा नहीं लिख के आ सकता जिसने पढ़ाई नहीं की ढंग से, डीम्यूचुअलाइजेशन एक्सेट्रा वर्ड वो नहीं लिख के आ सकता है, आप लिख सकते हो क्योंकि आपने अपना पढ़ा। तो अभी पूरा एक क्रक्स बताओ क्या रहेगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल
whether incorporated or not, whether corporatization or not, or demutualized or not, full stop. एक बार सेकंड छोड़ देते हैं. And which are incorporated for the purpose of assisting, regulating or controlling the buying or selling. ये तीनों वर्ड एक ही बात कर रहे हैं बेसिकली. यू कैन डायरेक्टली से विच आर इनकॉर्पोरेट फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. अब सर आपको लेंथ बढ़ाने का एक और तरीका बताता हूं. इसमें ना कुछ वर्ड्स ऐसे आ गए हैं जिनकी डेफिनेशन आप बढ़ा के लिख सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी को, और ये मैंने बता ही दिया वैसे ही आपको. तो इन सिंपल वर्ड्स पूरे का क्रक्स जो आपको रटने वाले बच्चों को जिनको ज्यादा मार्क्स नहीं लाने, 5 में से 2 खुश हैं. ठीक है, तो रेशियो क्या चलेगा, 100 में से समझ लेना हमेशा बॉर्डर लाइन पे. ठीक है, उनके लिए क्या है फिर सिंपल. और आपको एग्जाम में जिनको लेंथ बनानी है, पहले पूरा लिखा, हमेशा इन सिंपल वर्ड्स डालो. और ज्यादा नीचे गिरना हो तो नीचे लिख दो इन अदर वर्ड्स. आएगा आएगा आएगा, अगले चैप्टर में वो भी आएगा. सर वो उन्होंने हरकतें ऐसे करी ना, आपको एक छोटी सी चीज 5-5 नंबर में पूछेंगे, बच्चा भी क्या करे, मीनिंग बता देगा, फिर इन सिंपल वर्ड्स बताएगा, फिर फ्लो चार्ट बनाएगा, और फिर इन अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स में थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर डालो, ये नहीं कि वही चीजें दोबारा कर रहे हो. थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिमाग में फ्रेमिंग हो जानी चाहिए सवाल की. दैट्स आर्ट ऑफ राइटिंग. दे वांट टू चेक योर लेवल ऑफ राइटिंग ओवर हियर. Clear? In simple words, if the body is incorporated under the Companies Act, then corporatization or demutualization is the optional, क्योंकि आप ऑलरेडी हो ही. ठीक है. Similarly, if the body is demutualized or corporatized, then incorporation of companies is optional. ठीक है, डन, छोड़ो. आगे फिर आगे समझ demutualization क्या है और corporatization क्या है. आगे समझ. कोई सवाल यहाँ पर, what do you mean by stock exchange? इस पर इतना वक्त लगना नहीं था, मैंने जानबूझ के लगाया कि आपको एक एक वर्ड समझ आ जाए इसके, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा डीम्यूचुअलाइजेशन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम. ठीक है, अपनी किताब लाएं, आगे से अपनी बुक्स लेके आएंगे आप. ठीक है, अगर बुक हो, जिन नहीं है तो इधर देखो आप सामने. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. अभी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बहुत सिंपल वर्ड है. स्टॉक एक्सचेंज समझ गए. अगर आपको सवाल आता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो आप स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन भी लिखो. स्टॉक एक्सचेंज क्या है, पहले स्टॉक एक्सचेंज बना, फिर उसको सेबी से क्या करना, आपको रजिस्टर करवाना, तो आप क्या हो गए, रिकॉग्नाइज. तो पढ़ के देखो, स्टॉक एक्सचेंज विच इज फॉर द टाइम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है सर, सेबी है यहाँ पर. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कोई सवाल है किसी का? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है आपको 3 नंबर में व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको खाली इतनी सी लाइन नहीं लिखनी है. अभी स्टॉक एक्सचेंज भी साथ में आएगा, डीम्यूचुअलाइजेशन भी आएगा, कॉर्पोरेटाइजेशन भी आएगा, एंड देन आपको अंडरलाइन करके ये लिखना है, या फिर ये पहले लिख के नीचे उनको समझा देना. जैसे आपने ये लिख दिया ना वर्ड, उसके बाद में लिखना हियर स्टॉक एक्सचेंज मीन्स, स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन लिखी, फिर नीचे हियर डीम्यूचुअलाइजेशन मींस, हियर कॉर्पोरेटाइजेशन मींस, फुल स्टॉप. एंड देन इन अदर वर्ड्स पूरे को सम करके एक साथ लिख देना, देन थोड़ा सा हल्का फ्लो चार्ट बना पाओ. 1 डे वर्क नहीं है, अगर आप डेली लिखने का ट्राई करोगे तो आप बेटर वे पे जाओगे. क्लियर? इज इट क्लियर? हो गया. नेक्स्ट, अच्छा किसी को ये नोट्स वैसे चाहिए मोबाइल में, ये अभी फॉर द टाइम में, तो मेरे को अभी बोल देना क्लास के बाद. वी हैव डिजिटल कॉपीज आल्सो, विल गिव यू, मैं दे दूंगा सारे. आज अभी तक जब तक नहीं है तो मेरे से ले लेना, आप आज अभी ले लेना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, जैसे आप पैसा डालते हो HDFC बैंक में, आपका अकाउंट है, आपने पैसा डाला, तो HDFC बैंक के थ्रू आपने वो चेक दिया है मुझे जो जाना है मेरे पंजाब नेशनल बैंक में, तो क्या ऐसा होता है कि HDFC डायरेक्ट पंजाब नेशनल से कांटेक्ट करता है, या बीच में कोई अथॉरिटी होती है? कोई ना कोई क्लियरिंग चेस्ट होता है ना, राइट? तो होता कैसे, वो क्लियरिंग चेस्ट बोलते हैं. क्लियरिंग चेस्ट बैंक के लिए वर्ड होता है, शेयर मार्केट के लिए वर्ड यूज होता है, उसको बोला क्या जाएगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन.
इंडिया में 2 क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, इंडिया में 2 क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। एक दिन कुछ बच्चों ने पूछी भी थी मुझे, एक है, हाँ जी, क्या फुल फॉर्म है इसकी, बता सकते हो? कुछ बच्चों ने पूछा था मुझे फुल फॉर्म। क्या फुल फॉर्म बताई थी, पूछा था किसने? चलिए, फुल फॉर्म एनीवन? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये है एनएससी का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सिक्योरिटीज नहीं है, इसका मतलब सर्विसेज लिमिटेड, ये है बीएससी का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। कई बार एग्जाम में आपको इस सब्जेक्ट में, सिक्योरिटी लॉ वाले सब्जेक्ट में 1 मार्क में फुल फॉर्म भी आती है। 1 मार्क में ये भी पूछते हैं आरएससी की फुल फॉर्म क्या है, एनएसडीएल, सीडीएसएल फुल फॉर्म्स क्या है, और भी आगे धीरे धीरे आती जा रही है। 2-3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए। तो उसमें बच्चा सीडीएसएल को सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, तो उसमें इसका मतलब क्या है सर, लिख लेना फुल फॉर्म सब। चलें आगे। चलिए, तो एनएसडीएल सीडीएसएल काम कैसे करता है, पहले वो समझते हैं। एनएसडीएल और सीडीएसएल काम कैसे करते हैं। देखो, होता क्या है, आप जैसे आपने शेयर बेचा, अलंकित अभिप्रा नाम सुने किसी ने? शेर खान, शेर खान सुना है। और रेलिगेयर, मोतीलाल ओसवाल, निर्मल बंग, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एसए सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, अभी आईसीआईसी सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज। नहीं सुना तो अब गूगल कर लो, बहुत बता दिए, ठीक है। इनमें से कोई एक तो सुना, ठीक है, इनमें से कुछ नहीं सुना, ओके। एचडीएफसी सुना ना? एचडीएफसी 2 काम करता है, एक शेयर मार्केट का और एक पैसों का। पैसों वाला तो एचडीएफसी बैंक, और शेयर मार्केट वाला एचडीएफसी सिक्योरिटीज। क्लियर है? चल, मैंने आपको कहा था जिन बच्चों को जीरो नॉलेज है इस चीज की, एक वेबसाइट बताई थी मैंने, थोड़ा सा उसको आर&डी करो, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, यू विल एंजॉय अ लॉट टू दिस सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगेगी। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का एचडीएफसी के अंदर अकाउंट है 2, एक है सेविंग अकाउंट और एक है डीमेट अकाउंट, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास कुछ सिक्योरिटीज पड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 उसके पास रिलायंस कैपिटल की सिक्योरिटीज पड़ी है, समझो इधर रिलायंस कैपिटल की सिक्योरिटीज पड़ी है, ठीक है। ये मिस्टर एक्स आपको ये 10 सिक्योरिटी सेल करता है, ठीक है। तो पहले तो बताओ स्पॉट डिलीवरी क्या होगी इस केस में, और ये सिक्योरिटीज के आप इसको पैसे दे रहे हो 100 रुपीज ऑनलाइन। व्हाट इज स्पॉट डिलीवरी इन दिस केस? ये है 10/1/2020 की बात। Who raise your hand? Who can tell what will be spot delivery in this? पूरा सब्जेक्ट कनेक्टेड है, पूरा सब्जेक्ट कनेक्टेड है हर एक चीज में। ये समझ लो कि आप स्टॉक एक्सचेंज में स्पॉट डिलीवरी में स्टॉक एक्सचेंज सब कुछ घुसा सकते हो। स्पॉट डिलीवरी क्या होगी इस केस में? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। स्पॉट डिलीवरी, if the shares are given on 10th or 11th and the price is being paid on 10th or 11th, it will be called as spot delivery, full stop। इतना सी चीज है। चलिए, तो नाउ अब आपने जो ये पैसे दिए ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आरबीआई के थ्रू चेक हो जाएंगे, जो आपको सिस्टम पता है। बट व्हाट अबाउट दिस रिलायंस के ये जो 10 सर्टिफिकेट हैं, इन सर्टिफिकेट्स पे आपने अपना एक साइन किया, ऐसा साइन करके आपने उनको किसको दिया? स्टॉक एक्सचेंज को। और स्टॉक एक्सचेंज उन शेयरों को किसको दे देगा? मिस्टर वाई को। क्या श्योरिटी है कि आपने इनका कलर्ड प्रिंट आउट निकाल के फर्जी साइन नहीं किए? अंडरस्टैंड क्यों बोल रहा हूं मैं ये चीज? क्या आप सबको पता है कलर्ड प्रिंट आउट का कॉन्सेप्ट? क्या कलर प्रिंट आउट हूबहू शायद थोड़ा सा और साफ और बेटर आता है? अगर किसी ने कभी ट्राई किया हो, अपनी मार्कशीट का निकलवाइए, ठीक है, तो उससे भी बेटर आता है कि आप ओरिजिनल और उसको चेक भी नहीं कर पाते हो कौन सा है वो, है कि नहीं? तो उस सर्टिफिकेट पे क्या पता मैं ही झूठा हूं,
मैं अपने एक ही शेयर को 2 बार बेच दूं, वो भी तो हो सकता है, 50 बार बेच दूं, या कोई और मेरा सर्टिफिकेट जो है उसकी मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय ने जल्दी से प्रिंट आउट निकाल लिया और वो बेच रहा हूं सर्टिफिकेट को, तो क्या उस सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए नहीं। क्या स्टॉक एक्सचेंज इस सिग्नेचर को चेक करेगा? नहीं सर, उसका काम ये नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज सिग्नेचर चेक नहीं करता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा वो समझो ध्यान से, कैसे डीलिंग होती है इंटरनल समझो। ये मिस्टर एक्स ने ये शेयर किसको दिए? स्टॉक एक्सचेंज को। मिस्टर एक्स ने किसको दिए? स्टॉक एक्सचेंज को। और स्टॉक एक्सचेंज को ये शेयर देने हैं आपको। उस देने से पहले उसको ये श्योरिटी लेनी है कि कहीं वो आप ये जो पैसे है आपको दे दे, बाद में तो आप गायब हो जाओगे। स्टॉक एक्सचेंज के पास अभी क्या क्या पड़े हैं? पैसे पड़े हैं और शेयर पड़े हैं, दोनों पड़े हैं। पैसे तो पक्का सही है, ठीक है, बट आपको पैसे देने से पहले उसको चेक करने की शेयर नकली नहीं। जिन बच्चों, कभी किसी ने फिजिकल शेयर देखे किसी के घर पे, मम्मी पापा दादा दादी के पास पड़े? कभी किसी ने, एनीवन हु हैज सीन? ओके, आई विल शो यू इन सम क्लास फिजिकल शेयर कैसे होते हैं। नॉर्मल कलर्ड अच्छे प्रिंटेड सर्टिफिकेट टाइप के होते हैं, इतने मार्कशीट टाइप के आपके, उस पर लिखा होता है मिस्टर एक्स, नीचे फोलियो नंबर, नंबर ऑफ शेयर, बड़ा बड़ा कंपनी का नाम। आई विल शो यू समडे, या फिर आपके मोबाइल में गूगल पे होता है, आप आराम से निकाल देख सकते हो फिजिकल सर्टिफिकेट, या क्लास एंड में दिखाता हूँ। तो अब इस स्टॉक एक्सचेंज ने अगर आपको ये पैसे मिस्टर एक्स को पकड़ा दिए, जो इधर से पैसे आए, अगर ये आपको दे दे, आप भाग जाओगे। तो ये होने से पहले पहले एक काम जरूरी है, वो क्या है? सिग्नेचर। ये सिग्नेचर चेक करना मेरा काम नहीं है, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं। तो वो क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज एक आउटसाइड अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है जिसका नाम है CDSL। या ये क्या करते हैं? ये बेसिकली आप इनको सर्टिफिकेट भेज दो कि सर आप चेक करो अपने रिकॉर्ड में कि क्या ये सर्टिफिकेट सही है, नाम, अता, पता, शेयर, कंपनी से कांटेक्ट करो। सिग्नेचर तो कंपनी के पास पड़े ना, कंपनी से कांटेक्ट करो कि क्या ये सर्टिफिकेट एक्चुअल में इस नाम पे है, क्या ये कंप्यूटर में नाम लगा के बनाया गया, क्या ऐसा ही सर्टिफिकेट है, क्या इनका होलोग्राम स्टिकर समझते हो वो सेम है, सही है। इस सर्टिफिकेट की ऑथेंटिकेशन करो आप। अगर आपको सही लगे तो आप इसको क्लियर करो, स्टैंप लगाओ, क्लियर, फुल स्टॉप। तो क्योंकि मेरा काम क्या सर्टिफिकेट को क्लियर करने का, तो मेरा नाम क्या पड़ गया? क्लियरिंग का काम करने वाली कंपनी, और इंग्लिश में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। आई होप समझ आ गया हमारी लोकल लैंग्वेज में क्लियरिंग का क्या काम है। हिंदी में तो समझ आ गया, उसको इंग्लिश में किताब में पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड बताता हूं। मिस्टर एक्स ने शेयर भेजे स्टॉक एक्सचेंज को, और मिस्टर एक्स ने शेयर किसको दिए? स्टॉक एक्सचेंज को। मिस्टर वाई ने मनी जो है वो किसको दिया? स्टॉक एक्सचेंज को। तो स्टॉक एक्सचेंज के पास अब दो चीजें आ गई है, पैसा और शेयर। अब स्टॉक एक्सचेंज का काम है कि ये जो पैसा है ये किसको दे दे? पैसा तो इधर और शेयर इधर। बट ये करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि कल को उसके ऊपर आ सकता है ना फ्रॉड का मामला, तो उसको चेक करना है। बट इसका काम ये नहीं है कंपनियों से कांटेक्ट करे, इसका ऑथराइजेशन ही नहीं कि तुम कंपनी से बात करो। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने एक थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। आउटसोर्स समझते हो, पढ़ा था ना वर्ड पहले, आउटसोर्स। उसने वो काम उसको दिया हुआ कि कुछ पैसे मैं तुम्हें दूंगा। जैसे मान लो ये इस काम को करवाने के लिए 1 रुपया लेता है, तो कहता है 30 पैसे तेरे, ठीक है। और यहां एक कंपनी बनी हुई है जिसका नाम है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। कोई भी नाम ले लो, NSE या CDSL, डिपेंड कौन हो। आपने शेयर इसको दिया, इसने भी सारी कंपनियों से कांटेक्ट रखा हुआ है, जितनी लिस्टेड कंपनी है सबसे इनका कांटेक्ट है, या रादर आई वुड से जितनी लिस्टेड कंपनी है उनका इनसे कांटेक्ट है। काम उनका भी तो है, ठीक है, कि उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो वो सारी कंपनियों का इनसे कांटेक्ट है। आपने इनको रिलायंस कैपिटल के शेयर भेजे, ये डायरेक्टली रिलायंस कैपिटल कॉल करेंगे, उनको कहेंगे सर आपका एक सर्टिफिकेट आया है, मुझे इस आदमी का नाम, अता, पता और सिग्नेचर की कॉपी खींच के मेरे को भेजो, मेल करो आप। फिर हम मिलाएंगे, अगर प्राइमा फेसी लगता है सब कुछ सही है तो मैं रिप्लाई करूंगा गुड, आपने चेक कर लिया इनके साथ, ये सर्टिफिकेट यहां गया,
फिर यहां से वापस यहां आया, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन होता है, कंपनी डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज को भी बता देती है कई बार कि ये ठीक है, आप इसको आगे प्रोसीड कर दो, क्योंकि टाइम खत्म नहीं होता और वो माना जाएगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नहीं बोला है, ठीक है। तो सपोज हम ट्रेडिशनल तरीके से चलते हैं, सर्टिफिकेट वापस यहां आया, इन्होंने वापस इसको भेजा और इसने क्या किया, आगे सर्टिफिकेट को उठा के मिस्टर वाई को सर्टिफिकेट दे दिया, ट्रांजेक्शन पूरी हो गई और साथ ही साथ ये पैसे मिस्टर एक्स को दे दिए। मिस्टर एक्स पिक्चर से बाहर अपना, और मिस्टर याद से क्या बन गया, शेयर होल्डर और मेंबर, कंपनी अपडेट कर देगी। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। इस पूरे काम को बोला गया क्लियरिंग और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ऐसी चेक होते हैं, आप जो चेक देते हो ना, तो चेक आपने दिया, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दिया, ठीक है, या इधर वे। तो सपोज आप ये हो, आपने मुझे चेक दिया, मैं ये चेक लेके कहां जाऊंगा, बैंक। बैंक वाला यहां बैठ के आपके सिग्नेचर आपके एचडीएफसी में नहीं जाएगा चेक लेके भाग के, मैंने तो अपने पंजाब नेशनल को दिया, और पंजाब नेशनल वाला एचडीएफसी जाके सिग्नेचर थोड़ी मैच करवाएगा। एक बीच में सबकी कॉमन एजेंसी है, क्लियरिंग चेस्ट, ठीक है। ये एचडीएफसी बैंक अब क्या करेगा, क्लियरिंग चेस्ट को देगा। क्लियरिंग चेस्ट सारे बैंकों से कॉन्टैक्ट रखता है, वो एचडीएफसी में कॉल करेगा, बोलेगा सिग्नेचर चेक करवाओ, ठीक है। और ये ओके हुआ तो ये सीधा रिप्लाई आता है ओके है, फंड ट्रांसफर करो। तो आपको पता है ना, चेक जब डालते हो तो एकदम से पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, थोड़ा सा समय लगता है ना। वो समय किस चीज का है, उसको बोलते हैं ना क्लियरिंग का टाइम है, क्लियर नहीं हुआ, ऐसा सुना है वर्ड, ये है वो सारा काम। क्लियर, डन। ये था तो हमारा लोकल। अब हम आते हैं थोड़ा किताब पे, कानून पे। पहले थोड़ा सा ना आपको आप वाली हमारी जो लोकल अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक, उससे समझे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रहेगा, कि कल को एग्जाम में भूल भी जाओ तो कुछ फट्टे मार दोगे। चलिए, अब पढ़ के देखोगे, इजी लगेगा। जस्ट इंग्लिश है, ट्रांसलेट करना है अब आपको। पढ़ो इसको एंड पूछो मुझे कोई भी वर्ड में प्रॉब्लम आए तो। आए समझ, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। ठीक है, डन। नोट्स आप सबके मोबाइल पे आ गए होंगे, अब तक चेक कर लो, नोट्स आ गए होंगे सबके पास। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बी द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी ट्रांसफर द ड्यूटीज ऑफ फंक्शन ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द कॉर्पोरेटिंग बॉडी। अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शुड मैंडेटली बी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर 2013। इट शैल कैरी आउट द फॉलोइंग वर्क: पीरियडिकल सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंस देयरऑन, जो पैसे जो भी डिफरेंस रहता है उसको सेटल करे। डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, जो इसका काम है। एंड अदर मैटर इंसिडेंटल देयर टू, जो सिग्नेचर चेक करना एक सेक्टर है, सारा काम है उसका। एवरी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शैल मेक द बायलॉज एंड सबमिट द सेम टू सेबी। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किसके अंडर आते हैं? सेबी के अंडर आता है। याद रखने ये वाली पॉइंट कि क्लियरिंग सेबी, सब कुछ सेबी ही कंट्रोल करता है। स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एनी स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, सबको सेबी करता है कंट्रोल, ठीक है, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सेबी में ऑन सेटिस्फाइड इंटरेस्ट एंड ट्रेड ऑल्सो, पब्लिक के फेवर में अगर विल ग्रांट अप्रूवल टू ट्रांसफर द ड्यूटीज एंड फंक्शन टू क्लियरिंग हाउस। अगर सेबी को सही लगता है तो सेबी क्लियरिंग हाउस को काम करने को अलाउ करेगा, और दो को तो कर रखा है। किसको? उनके पास सर्टिफिकेट है। लिख सकते हो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ फ्लो चार्ट के साथ, तो इसमें तो नंबर नहीं कटेंगे। आई एश्योर यू, अभी तक जो जो चीजें पढ़ी है उनमें नंबर कटने वाला नहीं है, अगर ऐसा ऐसा लिखो।
आपकी बुक में फ्लो चार्ट्स नहीं है कुछ क्वेश्चंस के, कुछ मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूं, तो वो एक्स्ट्रा वाले आप अपना नोट करते रहना, ठीक है। आगे फिर आता है, अगर किसी, अब हमारा स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है, स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज होना, तो क्या करना क्या पड़ेगा? नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, हाउ टू फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज तक समझा, बट अब प्रोसेस आता है हाउ टू मेक ए स्टॉक एक्सचेंज। क्या करना है? सबसे पहले रिकॉग्नाइज करवाने के लिए आपको किसको एप्लीकेशन देनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। दोस्त थ्योरी पढ़ो खाली। एनी स्टॉक एक्सचेंज विच इज डिजायर्स ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट में मेक एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब मैनर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहना इससे, अभी तक तो आप क्या हो, स्टॉक एक्सचेंज एरो एप्लीकेशन, किस लिए? फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज, किसको देना? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर? लिखना, एवरी एप्लीकेशन शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ बातें लिखनी पड़ेगी, उनका एक फॉर्मेट बना हुआ है। सर आप छोटी से छोटी भी चीज लेते हो तो फॉर्मेट होता है ना। आपने सीएस में एडमिशन लिया तो क्या आप एप्लीकेशन लगाई, आपने अपने मन से पैसे भर दिए या उनका एक फॉर्मेट पूरा फिल किया? फॉर्मेट ना, तो वो फॉर्मेट जो है वो लर्न करना पड़ता है हर एक चीज के लिए। तो ये इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है। पर्टिकुलर्स क्या क्या? सबसे पहला, इस स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी कौन है? क्या मालिक को पूछना जायज बात है, पूछना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? पढ़ा है मैंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन कहां पढ़ा आपने? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हाँ, क्या मतलब बनाया था उस टाइम? उसकी बनावट किससे मिलके बनता है? लोगों से, पार्टनर्स से, है ना। तो ये किसकी बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फॉर्मेशन, कैसा है वो? क्या कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, डीम्यूचुअलाइज है, नहीं है, क्या हो आप? कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या बनावट है इसकी, पूरा स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। एंड इट्स पावर ऑफ द मैनेजमेंट एंड द मैनर ऑफ द ट्रांजेक्टिंग द बिजनेस, किस तरीके से आप ट्रांजेक्शन होती है आपकी, कैश पे, क्रेडिट पे, प्राइमरी खाली, सेकेंडरी, डेरिवेटिव में भी डील करते हो क्या आप? चांदी सोना, कमोडिटी बोलते हैं उसे, चांदी सोना, क्रूड ऑयल खरीदा बेचा जाता है ना, पता ना, उसको कमोडिटी मार्केट में आता है। डू यू ओनली डील इन स्टॉक और यू ऑल्सो डील इन म्यूचुअल फंड, डिवेंचर, क्रूड ऑयल, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर, सब चीजें। मतलब ये क्या है? मैनर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ये सब लिखना है। कैश, क्रेडिट, फ्यूचर, करंट, एग्जाम्पल लिख लेना इनके। क्लियर? क्लियर? आगे, पर्पज एंड, थोड़ा सा इसको, पर्पज एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस बियरर, पावर एंड ड्यूटी ऑफिस बियरर, मतलब जो उस, जरूरी है कि मालिक ही ऑफिस में बैठे? स्कूल का मालिक कोई और होता था, प्रिंसिपल कोई और होता था, तो कहना इसे ओनर तो इधर आ गया ना, ठीक है, गवर्निंग होता था। और ये कौन है? ऑफिस बियर में आपका प्रिंसिपल होता था। क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं। क्या ये अलग अलग हो सकते हैं? इसलिए बोला गया अगर ये है इसको लिखो, और यहां सेम है तो लिख दो सेम एज अबव, और नहीं तो क्या लिखो, जो भी ऑफिस बियरर है उसका नाम, क्या पता वो क्रिमिनल हो, जानना जरूरी है। क्लियर? एग्जांपल्स लिख लेना, मैं किन की बातें कर रहा हूँ, ये ऑफिस बियर में क्या है, कौन है, स्कूल, प्रिंसिपल, जो भी आए लिखो जरूर। आगे, how to admit into stock exchange, that is the admission into stock exchange of the various classes of member and qualification thereof। मतलब अब स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर कौन होता है? कोई भी बताओ, एनी स्टूडेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर नहीं है वो। स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी बीएससी, और आप हो सेलर बायर। आप डायरेक्ट एनएससी पे सेल नहीं करते, एक आदमी बीच में और होता है। हाँ जी, कौन? स्पीक लाउडली। स्टॉक ब्रोकर, इज दैट क्लियर? तो कहना इससे स्टॉक ब्रोकर के लिए बात हो रही है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो
ये कौन है? स्टॉक ब्रोकर। सर स्टॉक ब्रोकर अगर किसी को बनना है, जैसे मैंने आपको जो नाम बताए, अलंकित, अभिप्रा, शेर खान, जितने भी सिक्योरिटी वाले नाम बताए, ये सब क्या है? स्टॉक बाय सेल करवाते हैं ना आपको, ये स्टॉक ब्रोकर है। सर आपको अगर ये काम करना है, लोगों के शेयर बिकवाने, तो आप भी स्टॉक ब्रोकर हो। बनने का तरीका बताओ। आपके स्टॉक एक्सचेंज पे अगर किसी आदमी को स्टॉक ब्रोकर बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, इसकी अभी से भी पूछ रहा है आपसे, हु इज आस्किंग टू हुम, ये पूछो ना। देखो ना, स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन किसको दे रहा है? सेबी को। सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेबी, नो? तो सेबी से पूछना चाह रहा है इस एप्लीकेशन फॉर्म में, तुम कौन हो, तुम्हारे यहां पर हेड कौन है, अगर तुम ऑफिस बीरर कौन है, तुम्हारी बनावट क्या है, तुम्हारे यहां पर कोई मेंबर बनना चाहे तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या, और उससे आप कितनी फीस लेते हो? रिश्वत नहीं, फीस। ठीक है, कौन बोला? ठीक है, उससे कितनी फीस लेते हो आप? ठीक है, मेंबर क्वालिफिकेशन। देन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एज ए मेंबर। वैसे तो पार्टनरशिप मेंबर बन नहीं सकती कहीं पर भी, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी कैरी, बट क्योंकि पहले जमाने में इंडिया में ना पार्टनरशिप बहुत चलता था, 70s 80s में भर भर के पार्टनरशिप बने थे, इसलिए गवर्नमेंट को पार्टनरशिप को भी डालना पड़ा। अलग से क्यों लिखा सर? क्योंकि पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो अगर एक पार्टनरशिप बनना चाहे तो बन सकता है कि हाँ बन सकता है, बट उसका प्रोसेस अलग है। कौन बनेगा उसके भी आप पे पता है आपको? पार्टनर को बनना पड़ेगा। क्लियर? इज इट क्लियर? याद हो जाएगा। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिकॉग्निशन? Stock shall make application for being recognized to the central government, that is SEBI, and SEBI will ask in the application form some details such as governing body, constitution, office bearer, you want to be member, qualification of member, and if partnership wants to be member, then what will be the qualification of the partnership. Is that clear? Clear? अच्छा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपके इस एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है, मतलब आपने सब कुछ सही है, आप क्वालिफाइड हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिटर्न क्या करेगा? विल गिव यू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आया समझ? इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, व्हाट दे विल डू? सर्टिफिकेट दे देंगे आपको, ठीक है, बट साथ साथ में कुछ कंडीशंस लगाएंगे कि जब तक जिंदा हो चलेगी किसकी? हम जो कहेंगे, मतलब हम आउटर हम बना देंगे, तो अपने रूल्स इसके अंदर अंदर बना लेना। मेरे इस सर्कल से बाहर तुम नहीं जा सकते। एमओए एओए क्या होता है? अच्छा, जिन्होंने कंपनी लॉ कभी पढ़ा है, ये क्या है? कंपनी लॉ। एमओए, इज इट राइट? क्या ये डायग्राम सही बता रहा है कि कभी भी कंपनी लॉ से आगे? चलो आप सबने पढ़ा एक चीज और, दूसरा पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट है ये। समझ आया ये डायग्राम? अभी क्या कह रहा है? पार्टनरशिप डीड में आप कुछ भी लिखो जो आपका मन है, बट डीड को क्रॉस नहीं करना। डीड को क्रॉस किया तो गलत है, डीड गलत है, राइट? तो सो इज हियर। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसके दायरे के अंदर अंदर बनना चाहिए? जो सेबी के रूल्स रेगुलेशन है उसके अंदर अंदर। तो आपको ग्रांट तो कर रहा हूं मैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट करंटली कौन है? अब सेबी है। तो मैंने क्या कहा था, जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब उसके लिए नाम क्या यूज होगा? सर अब इतना लेट क्यों बता रहे हो? क्योंकि दुनिया में भी लेट आया था सर, 1992 में आया था। उससे पहले कौन करता था इसको डील? सारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी सेबी है हमारे लिए। SEBI may grant the recognition of the stock exchange after seeing such inquiries that rules bylaws of stock exchange applying for the registration are in conformity with the prescribed condition of investor protection। मतलब वो पब्लिक के हित में, पब्लिक के फेवर में है। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज इज विलिंग टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द विद ऑल द कंडीशन। जो हम कंडीशन लगा रहे हैं उससे चला। सर कभी स्टॉक एक्सचेंज वाला कह रहा है आज मैं फ्री हूँ, रात को 9 बजे तक खुला रखूंगा ठीक है, आज मैं नींद नहीं आ रही, चलो रात को 11 से 12 और खोल लेते हैं, ठीक है। ये कोई फेसबुक थोड़ी है। देयर मस्ट बी सम टाइम कि 9 to 5 या समथिंग, एक समय होना चाहिए ना कि 9:30 से लेके आप 4 बजे तक खोल सकते हो, या कुछ भी टाइम वो होना चाहिए जब आपका मन करे। आज हमारे घर पे शादी है, आज स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए देयर मस्ट बी सम गाइडलाइंस विद इन विच यू हैव टू वर्क, कि आप 9 से पहले खोल नहीं सकते और 9 पे आपको पक्का खोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। इट वुड इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर एक्सेट्रा।
रीड दिस नोट, रीड करो सर। ठीक है, किसके फेवर में होना चाहिए? ऑब्वियसली पब्लिक है। अगला सवाल है, क्या ये रजिस्ट्रेशन वंस ग्रांटेड विड्रॉ हो सकता है? कैन दिस रजिस्ट्रेशन बी विड्रॉन? सर छोटी सी चीज बताओ, आपको जो लाइसेंस दिया जाता है ना गाड़ी का, उससे तुच्छ तो कोई लाइसेंस नहीं है। आपकी जिंदगी का सबसे एक छोटी चीज, सबसे छोटा होता है आपका व्हीकल लाइसेंस, ठीक है? क्या वो विड्रॉ हो सकता है ना? जब वो इतनी छोटी सी चीज भी विड्रॉ हो सकती है अगर आपकी गलत गाड़ी चलाने पे, ठीक है? तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट अगर आपने इनकी कंडीशन नहीं मानी तो विड्रॉ हो सकता है, ठीक है? यही बात इस पैरा में लिखी हुई है कि विड्रॉ द स्टॉक एक्सचेंज इफ इट इज रिक्वायर्ड टू डू। अगर विड्रॉ करना है तो क्या उनको अंदर ही अंदर धमकाना है या क्यों देना पब्लिक को? क्यों देना पड़ेगा पब्लिक को? कोई रीजन बता सकता है मुझे? रेज योर हैंड एंड कैन टेल। भीड़ में पंच नहीं मारने। रेज योर हैंड एंड टेल, क्यों पब्लिक को देने का जरूरत है? उसको बता दो, बात खत्म। हाँ, उसके थ्रू शेयर खरीदते कंपनी, उसके थ्रू ना, मतलब अगर आज ये बंद हो गया कल ये दोबारा खोल ले, हमें तो पता नहीं ना, हम इसको फिर से शेयर इसके थ्रू बेचते खरीदते रहेंगे। तो पब्लिक नोटिस किसको देना जरूरी है? सेबी बताएगी पब्लिक को कि आज से बंद हो गया इसके साथ, इसके थ्रू डील नहीं, इसके थ्रू, ये खुद नहीं है ना। ओके, सर्व नोटिस। अच्छा एक वर्ड मैंने बताया आपको, सर्व का मतलब, सर्व का मतलब क्या होता है भाई? दे के आना। इशू नहीं करना, उसको देना, हाथ में देना। हाथ में देना मतलब नॉट टिपिकली हाथ में नहीं समझना, बट समझाने के लिए समझ गए। सर्व मतलब देना, इशू मतलब आपने साइन कर दिया, उसको मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्व द नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंज एंड शैल आल्सो गिव द, इसको आगे से हम बोलेंगे OBH। ये 1000 से ज्यादा बार मैं यूज करूंगा आपके कोर्स के अंदर, इसको बार बार बोलने की बजाय आपने क्या समझना, आगे से हमेशा हर सब्जेक्ट में OBH। OBH की फुल फॉर्म अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो मैं आपको नहीं देता वो होता है ये, ठीक है? मतलब सुनने का मौका, मतलब मैं तो फिर भी देता हूं, माँ बाप नहीं देते हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? समझ आ गया? अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड मतलब सर आपका इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं हम, कम क्या पता मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो, एक बार मुझे मौका तो दो, क्या पता सामने वाले मेंबर ने आके मेरे साथ बदतमीजी की तब मैंने उसको निकाला था। वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज मेरे से भी सुन लो आप, आई माइट बी राइट, ठीक है? तो OBH मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अच्छा आपने सर्टिफिकेट विड्रॉ कर लिया, अब आज सर्टिफिकेट विड्रॉ हुआ और 2 दिन पहले ही इन्होंने उसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर खरीदे थे, तो क्या, और सर हजारों लाखों लोगों ने खरीदे होंगे, वो सर्टिफिकेट सारे खत्म, वो ट्रांजेक्शन सारी कैंसिल। जिस वक्त से हुआ है उस वक्त से पहले की सारी ट्रांजेक्शन, उसके बाद की सारी, आपको पता नहीं, आपने पब्लिक नोटिस नहीं देखा और फिर भी आप चले गए ट्रांजेक्शन कर ली, तो गलती किसकी है? आपकी है। पैसा गया, बिल्कुल क्लियर। अच्छा अब ये सिंपल सी चीज है, नॉट सो, खाली हेडिंग हेडिंग देखते हैं। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेबी की क्या क्या पावर है यहाँ पर? टू कॉल फॉर पीरियडिकल रिटर्न्स एंड मेक द डायरेक्ट इंक्वायरी। आपको चाहे तो आप स्टॉक एक्सचेंज से, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से पीरियडिकल रिटर्न मंगवाओगे। पीरियडिकल रिटर्न समझते हो? पीरियडिकल मतलब एक क्वार्टरली मना लेते हैं कि पूरे क्वार्टर में आपने कितनी क्लियरिंग करी, कितने सिग्नेचर मैच करे, कितने स्टॉक, कितने शेयर खरीदे गए, कितने बेचे गए, हर एक अकाउंट की सारी लिस्ट बनाओ आप। सर ये तो बहुत पेपर हो जाते होंगे। हाँ पेपर बहुत होते हैं, ठीक है? तो पीरियडिकल इनको रिक्वायरिंग रहेगा आपका। तो मतलब कब तक मंगवा सकते हैं आपसे ये रखना पड़ता है प्रिजर्वेशन, कितने साल? 5 ईयर्स के लिए। किसको? सेबी को क्यों रखना है? स्टॉक एक्सचेंज को, इंटरमीडिएटरीज को कह सकते हो आप, सब आ जाएंगे उसमें। तो कितने साल? 5 साल के, ठीक है? तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं लेस इंपॉर्टेंट डजंट मीन कि इसको आपने लेट गो करना है, पढ़ना है इसको भी आप। दूसरा
सेबी के पास एक और पावर है, मेक रूल्स टू और डायरेक्ट टू मेक रूल्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब सेबी चाहे तो आपके रूल्स भी बना सकता है और आपको बोल भी सकता है कि रूल मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बनाओ। तो मतलब सब कुछ सेबी है सर। मैंने क्या कहा था फर्स्ट क्लास में, पूरे शेयर मार्केट का माई बाप कौन है? सेबी। बस सेबी अगर कहेगा स्टॉक एक्सचेंज को कि नेशनल एंथम बजाओ आज, तो उसको बजानी पड़ेगी। अगर वो कहेगा कि 10 बजे बंद करो, 2 बजे बंद करो, वो कहेगा बंद ही मत कर, पूरी रात बैठ, करना पड़ेगा। जो वो बोलेगा वो करना पड़ेगा आपको। समझ गए ना? इन वन लाइन आंसर ही, जो वो बोलेगा वो करना पड़ेगा। तो सेबी आपसे क्या क्या मंगवा सकता है? पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, ठीक है, पीरियोडिकल रिपोर्ट्स मंगवा सकता है आपसे, एंड इंक्वायरी कर सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, रूल्स बना सकता है आपके लिए, चौथा आपको बोल सकता है, मतलब खुद तो बनाएगा ही बनाएगा, फिर आपको भी कहेगा कि ये तो मैंने बना दिए, ये जो है ना, ये मैं बता रहा हूं वैसे बना। अरे तो इतने नाटक क्यों है, तू ही कर देना सारा। हाँ तो कोई दिक्कत, अब वो काम नहीं करेगा ना, एम्प्लॉय नहीं है उसके पास इतने, वो तुम्हें बताएगा कि तुम ऐसे बनाओ, और ऐसा एक्चुअल में ऐसा है, और हम लायक हैं उसके, क्योंकि हम इतने फ्रॉड करते हैं इस वजह से। तो सेबी ने अपनी सेबी एक्ट बना दी, प्लस सेबी ने यह भी बोल दिया इसको कि स्टॉक एक्सचेंज जब तुम्हारा मन करे तब खोलो, पर 9 से लेके 4 बजे खुल जाना चाहिए। समझ आया क्या बोला उसने? You can open and close as per your wish between the time at the you can open and close as per your wish as per the time directed by us, that is 9 to 4। तो मतलब आपको करना तो है, बट हम जो करें वही हो गया, डायरेक्टेड ही हो गया ना, ठीक है। बट हाँ खाली यहां पर है ये, सो दैट हार्मनी बनी रहे कि एनएससी खुल रहा है कितने बजे, बीएससी कभी बंद हो रहा है, वो रात को खुल रहा है, एक दिन में खुल रहा है, ऐसा नहीं, एक लेवल रहे। जबकि दो स्टॉक एक्सचेंज में फर्क है, प्राइसेस का भी, समय का भी फर्क है। नहीं तो लोग क्या करेंगे, बीएससी से खरीदेंगे सुबह 7 बजे, वही शेयर एनएससी में भी लिस्टेड है, रिलायंस कैपिटल, एनएससी में बेच देंगे खुलते ही। तो डोंट यू थिंक गड़बड़ हो जाएगी शेयर की ना? इसलिए एक हार्मनी बनाने के लिए एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो उनको रूल करे। आगे चलते हैं। और सेबी क्या कर सकता है? सुपर सेट का मतलब होता है पूरे के पूरे बोर्ड को हटा के अपना हक ले आना। फिर से, अच्छा अभी एक पता है आपको, एक बैंक फेल हुआ था महाराष्ट्र के अंदर कुछ टाइम पहले, कोऑपरेटिव बैंक, कोई नाम बता सकता है? पंजाब एंड पीएनसी, पंजाब पीएनबी बैंक नहीं, पंजाब पीएनसी, कुछ ऐसा सा था एक बैंक। नहीं नहीं सर, क्या कर रहे हो? मेरा है अकाउंट। ठीक है, ओके, जस्ट किडिंग। एनीवेज, फॉर एग्जांपल कोई भी एक बैंक कुछ भी फेल होता है या गड़बड़ कर रहा है, तो अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि उसको उसके पूरे के पूरे बोर्ड के ऊपर अपना हक कर सकते हैं। जैसे सत्यम हुआ था, कुछ बच्चों को याद होगा सत्यम, तो सत्यम के बोर्ड को जेल में डाला, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सत्यम के बोर्ड की नीलामी कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बिजनेसमैन नहीं थे ना, उसके पास तो ऑफिसर्स थे, तो उसके बोर्ड में वो ऑफिसर्स नहीं बैठ सकते थे, तो उसने नीलामी करके बिजनेसमैन को बेच दिया। वैसे ही अगर सेबी या स्टॉक एक्सचेंज में कौन चाहिए, बिजनेसमैन या ऑफिसर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आदमी बिठा सकता है, ठीक है। टू सुपरसेट द कंपनीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सुपरसेट द बिजनेस देयर ऑफ। सुपरसेट मतलब बंद कर देना, खत्म कर देना, ये चीज होती है। तो सुपरसेट द कंपनीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज को हटा देना, मतलब खुद का ले आना सब कुछ, स्टॉक एक्सचेंज साइड हो जाएगा, मैं करूंगा डायरेक्ट। सेबी स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक ब्रोकर एंड पब्लिक था ना पहले, तो इसमें से स्टॉक एक्सचेंज हट गया, सेबी सेबी स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर गलत करेगा तो सेबी सेबी सेबी, सब कुछ है उसके पास पार, वो सब कुछ कर सकता है। इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओपिनियन दैट द गवर्निंग बॉडी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शुड बी सुपरसेडेड, मतलब हटनी चाहिए, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्व अ गवर्निंग बॉडी इन रिटन नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडरिंग द सुपरसेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी एंड रीजन देयर ऑफ स्पेसिफाइड। मतलब अगर लगता है कि गड़बड़ हो रही है तो बॉडी को हटाना है, हटाओ, और उसकी जगह खुद अपने लोगों को अपॉइंट कर दो। गिव अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स आपको ये तो क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड, क्योंकि ऐसे किसी को नहीं हटा सकते आप।
ठीक है। डिक्लेयर द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू बी सुपरसेडेड, पब्लिक नोटिस दो और लोगों को बताओ कि उस बॉडी के साथ कोई डील अब पब्लिक प्राइवेटली भी ना करें। अपॉइंट द अनदर न्यू पर्सन, नए लोगों को उसकी जगह बैठाओ और अपॉइंट वन ऑफ सच पर्सन टू बी चेयरमैन एंड अनदर टू बी द वाइस चेयरमैन देयर ऑफ। तो वहां पर किस किस को बनाना आपको भी नया चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ये कब से इफेक्टिव होते हैं? पब्लिकेशन से, पब्लिक नोटिस के बाद ही, क्योंकि उससे पहले पब्लिक तो डील करेगी ना। क्या इफेक्ट होंगे सच ऑर्डर के, पढ़ो जल्दी से। क्लियर? क्या होगा? वो जो पुराने लोग हैं उनका ऑफिस खत्म, नए लोगों का शुरू, और जो स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉपर्टी है वो किसकी हो गई? नहीं। सस्पेंड द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस जो है ना वो मैक्सिमम कितने दिनों के लिए? अच्छा, एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है कैंसिलेशन, एक होता है सस्पेंशन। जैसे अगर बोला जाए कि पुलिस वाले को नौकरी से निकाल दिया या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को निकाल दिया, तो दो तरीकों से निकाला जा सकता है, एक तो परमानेंटली और एक सस्पेंशन। सस्पेंशन टेम्परेरी के लिए होता है और कैंसिलेशन, तो ये क्या है? सस्पेंशन है। सस्पेंशन मतलब ऑब्वियसली कुछ दिनों के लिए, तो कितने दिन है? 7 डेज के लिए। गड़बड़ लग रही है, भी डिसीजन लेना है, तो 7 दिन तक आप कोई काम नहीं करोगे। ओके, एंड चाहे तो कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शन टू स्टॉक एक्सचेंज, क्लेरिक कॉर्पोरेशन, पर्सन जो उनमें काम कर रहे हैं उनको, एंड कंपनी हु सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द, तो मतलब कहना इसे लिस्टेड कंपनीज। ठीक है। कंडीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट विल इशू सच डायरेक्शन ओनली इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, अपने मजे मजे में नहीं, पब्लिक के हित में हो। अफेयर्स को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अफेयर्स को गड़बड़ होने से रोकने, डिटरमेंटल मतलब गड़बड़ गलत, रोकने के लिए, सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट टू एनी पार्टी एक्सेट्रा। ठीक है। सेबी के पास एक और पावर है, टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेबी और स्टॉक एक्सचेंज का उसको भी खत्म कर सकता है, या कोई भी जो स्टॉक एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करता है उनको भी खत्म कर सकता है वो, एंड टू मेक रूल्स, उनके पास पावर है सर। ठीक है, ये तो हो गई सेबी की। अब आता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की क्या पावर है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की पावर्स आर रिस्ट्रिक्टेड, पावर टू रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग पावर ऑफ मेंबर। तो ये मैं कहता हूं ये है एनएसई, और ये है फॉर एग्जांपल शेर खान या अलंकित या एचडीएफसी सिक्योरिटीज। ठीक है, ये मेंबर है ना स्टॉक ब्रोकर। तो क्या एनएससी इनको बोल सकता है कि तुम्हारे कितने वोट होंगे? 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है। पावर टू रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग ऑफ द मेंबर, ये सेबी नहीं करेगा, ये कौन करेगा? मतलब मेरे यहाँ वोटिंग कितनी होगी वो मैं बताऊंगा या सेबी बताएगा? वो तो मेरा इंटरनल मामला है ना। पावर टू मेक एंड अमेंड द बाय लॉ, सर ये फुल नहीं है, आप मेक तो कर लो, बट सेबी के इसके ऊपर सेबी का ठप्पा लगना चाहिए तभी हो पाएगा। सो क्या क्या बनाए हुए एट प्रेजेंट, क्या रूल्स है आपके रिलेटेड टू वोटिंग, क्या रूल्स है अपने? अभी यह पहला, एक आदमी को 1 पर्सन 1 वोट, आपकी जगह प्रॉक्सी कोई नहीं आएगा, एंड रिलेटेड मैटर्स पे बता सकते। पढ़ो इसको। सेम चीजें लिखी हुई है जो पहले पढ़ी थी ना। ओके, टू मेक बाय लॉज में पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है, फाइन, एक्सपल्शन फ्रॉम मेंबरशिप, एंड एक्सपल्शन वर्ड समझते हो, विदाउट योर विश निकाल देना, वो एक्सपल्शन होता है। सस्पेंशन फ्रॉम द मेंबरशिप फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ समय के लिए रोक देना। एनी अदर पेनल्टी हैज बीन स्पेसिफाइड। ठीक है, तो 1 पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर हियर। तो अभी क्योंकि आपको थोड़ी आदत कम है बैठने की, वील ओवर द क्लास हियर इटसेल्फ, क्लास यहीं खत्म कर दें।
नेक्स्ट क्लास में हम सेबी स्टार्ट करेंगे, नीचे नेक्स्ट टॉपिक सेबी आपका।